धर्मशाला के केस में ये जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा, ये सारी की सारी स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी हैं। पैसा है, स्कीम सैंक्शन है, लोगों की ज़रूरत है, लोग तड़प रहे हैं। रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके देखें तो पीछे हमने एक केस स्टडी किया था, उसमें हमारे स्वयं सहायता समूह 250 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों से मैं पर्सनली मिला था। एक भी महिला को, एक भी ग्रुप की महिला को ये नहीं पता था कि उनका ग्रुप कौन सी स्कीम में बनाया गया है। उनको ये नहीं पता था कि उनकी गरीबी हटाने के लिए ये स्वयं सहायता समूह बनाए गए। तो मैं फोर्सफुली बोलना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी एमएलए ये एक्सक्यूज़ देता है कि भी मेरे पास समय नहीं है, तो उसका समय जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है वो? एक एमएलए का जो काम है वो तो अपनी कंस्टिट्यूंसी का काम करना है। और संविधान हमारा मेजर लॉ है, कानून है, जिसके सारी चीज़ें उसके मुताबिक चलती हैं। तो अब ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मालिक जो है वो इस देश का नागरिक है। अब नागरिक जो है वो अपने आप तो काम नहीं करेगा, उसको काम करने के लिए उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो ये मालिक जो है ये ब्यूरोक्रेसी को हायर करेगा। अब लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे देश में, प्रदेश में या शहर में उसकी तबाही होगी या उसकी डेवलपमेंट होगी, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारी चॉइस गलत है तो उसके बाद फिर हम उसमें कंप्रोमाइज़ बाद में नहीं कर सकते और ना ही उस पर रिपेंट कर सकते हैं, ना उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है और आज आप सभी के बीच एक एक्सक्लूसिव टॉक शो लेके आए हैं। इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में मेरे मेहमान हैं जीएम पठानिया सर, जो कि पूर्व में आईएएस रिटायर्ड भी हैं और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। विभिन्न प्रदेशों में भी ये रहे हैं, चुनावी मैदान में भी रहे हैं, राजनीतिक पॉलिटिशियंस के भी साथ रहे हैं, जो फेल हुए हैं, सफल हुए हैं, सबके साथ रहे हैं। और अब जबकि पूरे देश भर में, प्रदेश भर में चुनाव की घड़ी चल रही है, सही उम्मीदवार का चयन कैसे किया जाए, जो प्रतिनिधि हम सेलेक्ट करके भेजते हैं वो हमारे लिए ज़िम्मेदार है कि नहीं, वो क्या भूमिका निभा रहा है, इन तमाम चीज़ों पे आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सही उम्मीदवार का चुनाव जो है वो विधायक के थ्रू होता है। विधायक अगर गुणवत्ता वाला है तो वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को, यानी जिनको आप मालिक भी कह सकते हैं, उनको विकास करता है या फिर डोमिनेट करता है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और सबसे पहला सवाल आपके बीच रखूँगा, कई बार हम देखते हैं कि जो विधायक हैं या हमारे उम्मीदवार हैं वो चुनावी टाइम लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। लोगों का भी इस चीज़ पे खासा निराशा रहती है, लेकिन इलेक्शन मोड में वो भी उनका साथ देते हैं। सर, इस चीज़ को लोगों के लिए कैसे देखते हैं और आपका क्या स्टैंड है इस चीज़ पर? इसमें सबसे पहले तो हमें शिवांशु ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारा सिस्टम क्या है। बिकॉज सारा जो भी हमारा देश है वो संविधान से चलता है और संविधान हमारा मेजर लॉ है, कानून है, जिसके सारी चीज़ें उसके मुताबिक चलती हैं। इस संविधान में सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अलग अलग लोग जो हैं उनकी भूमिका क्या है। पहला चीज़ हमको ये नागरिकों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर धर्मशाला की मैं बात करता हूँ या मैं किसी भी शहर की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, प्रदेश की बात करता हूँ, तो उसका मालिक कौन है? उसका मालिक जो है वो नागरिक है। और ये इसको आप अगर देखें तो हमारा जो प्रियम्बल है या हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें दिया गया है। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें दिया गया है। इसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें दिया गया है। और अलग अलग कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो अब ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मालिक जो है वो इस देश का नागरिक है। अब नागरिक जो है वो अपने आप तो काम नहीं करेगा, उसको काम करने के लिए उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो ये मालिक जो है ये ब्यूरोक्रेसी को हायर करेगा। हायर करने का जो प्रोसीजर है वो भी दिया गया है। अब वो हायर करेगा, ये ब्यूरोक्रेसी मालिकों के लिए काम करेगी। कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो नौकर है। एम्प्लॉइज, अधिकारी जितने भी हैं, पर्सनल नौकर नहीं है, पब्लिक सर्वेंट हैं। और अब ये ब्यूरोक्रेसी अच्छे से काम करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग अपने एमएलए का चुनाव करते हैं। आज जो हमारा यहाँ पे चल रहा है इलेक्शन, चाहे लोकसभा का है या विधानसभा का बाई इलेक्शन है, ये इसी काम के लिए चल रहा है। हम एक आदमी को हमने चुनना है जो इस ब्यूरोक्रेसी से हम मालिकों के इच्छा अनुसार काम करवा सके, उनको जवाबदेह ठहरा सके।
तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे देश में, ये प्रदेश में या शहर में उसकी तबाही होगी या उसकी डेवलपमेंट होगी, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारी चॉइस गलत है तो उसके बाद फिर हम उस पर कंप्रोमाइज़ बाद में नहीं कर सकते और ना ही उस पर रिपेंट कर सकते हैं, ना उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते, क्योंकि सारी चॉइस हमारी है। सर अगली चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए हैं, फॉर एग्जांपल अगर एमएलए को एक फ़िक्स्ड वेतन मिलता है और एक गुड सैलरी मिलती है, उनको जब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये राइट दिया गया कि आप लोगों से जनसंपर्क बनाएं एंड बिफोर इलेक्शंस और आफ्टर इलेक्शन इफ़ दे फेल सच थिंग्स, तो मतलब लोगों को कैसा रिएक्ट करना चाहिए, लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, और वो अगर फेल हो रहे हैं जनसंपर्क में तो वो क्यों हो रहे हैं, वाई आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क? देखिए, हमारा जितना भी ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा, उसके बेस के ऊपर एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूलेशन है जो हमारे इस शहर के या देश के या प्रदेश के मालिक हैं, नागरिक हैं, उनको सिर्फ 3 चीज़ों को देखना ज़रूरी है। पहला, क्वालिटी जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसमें ये होनी चाहिए कि वो आदमी ईमानदार हो। ईमानदार का मतलब क्या है कि वो आदमी सेल्फ इंटरेस्ट में ना काम कर रहा हो, वो आदमी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का इच्छुक हो, और हर आदमी को अपनी कंस्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट है उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी है कि उसने पास्ट में क्या किया, क्या नहीं किया। ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो इसके लिए कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा नॉलेज है उसके बेस के ऊपर। दूसरा, इसमें देखने की ज़रूरत है कि उसको अपने शहर का, एरिया के विकास करने की इच्छा हो, जिसको सोशल वर्क करने का शौक़ हो। अब वो शौक़ जो है वो ओवरनाइट पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं कि रात को आदमी सोया, सवेरे उठ के उसको याद आ गई कि मेरे को अभी सोशल वर्क करना है। ये उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, क्योंकि अगर किसी आदमी को शौक़ नहीं है इस चीज़ का, डेवलपमेंट का शौक़ नहीं है, तो पढ़ने का शौक़ नहीं है, या उसको चीज़ों को करने का शौक़ नहीं है, लोगों से मिलने का शौक़ नहीं है, तो वो आदमी यूज़लेस है। उसको आप करेंगे तो आपको पछताना ही पड़ेगा, जैसा कि अभी तक होता आया है। तीसरी क्वालिटी ये है कि वो आदमी आपके पास उपलब्ध हो। अब वो आदमी, जो आदमी हमारा, जैसे अभी आपका जो प्रश्न था उसमें, जैसे अभी हम एमएलए को चुनते हैं तो उसका पूरा सैलरी देते हैं, उसको सैलरी देते हैं, उसको वहाँ पे विधानसभा में उसको मकान मिलेगा, उसके बाद उसको टीएडीए मिलेगा। इवन वो जब अपने घर में आएगा कंस्टिट्यूएंसी में, तब उसको 30-35 हज़ार रुपया उसको टीएडीए मिलेगा, उसको अपने ऑफिस सेटअप के लिए पैसा मिलेगा, उसको एम्प्लॉय रखने के लिए पैसा मिलेगा। अगर इतनी सुविधाएं मिल रही हैं तो ये तो फुल टाइम जॉब है। अब ये चीज़ जो है, ये मैं सिटीजन्स के ध्यान में लाना चाहूँगा और इसको मैं फोर्सफुली बोलना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी एमएलए ये एक्सक्यूज़ देता है कि भी मेरे पास समय नहीं है, तो उसका समय जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है वो? एक एमएलए का जो काम है वो तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी का काम करना है। तो अगर वो आदमी हर महीने में एक बार या मान लो 2 महीने में एक बार अपने वार्ड में, अपने गांव में नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी सेवा नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है। अदरवाइज़ अगर किसी आदमी को ऐसा काम करना है तो अभी चॉइस है ना, मैं हूँ, आप हैं, दूसरे लोग हैं, तो हर आदमी चुनाव थोड़ी लड़ रहा है, हर आदमी सरकारी उसमें पोस्ट में जाके पैसे थोड़ी कमा रहा है। लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उनको अगर पैसे कमाने का शौक़ है तो ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आप नागरिकों का नुकसान कर रहे हैं, इसमें लोगों को आप डैमेज कर रहे हैं, अपने इलाके का डैमेज कर रहे हैं, अपने देश का डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि उसका काम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा और हम लोग सफ़र करेंगे। तो ये 3 क्वालिटीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, दूसरा वो आदमी का रेपुटेशन जो है ऑनेस्ट है, तीसरा उसके पास अपना टाइम है लोगों से मिलने के लिए, और उसको डेवलपमेंट करने का शौक़ है। तो अगर किसी में ये क्वालिटी नहीं है तो आप ये मान के चलें कि आपकी चॉइस गलत है। सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्या ये आवश्यक नहीं कि जो उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो जब ग्राउंड्स पे जाते हैं, कैंपेनिंग जाते हैं, वोट मांग जाते हैं, तो उससे पहले ही एक पोर्टफोलियो उन्हें क्रिएट करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जगह के लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, और उस बेसिस पर उन्हें वोट्स मांगना चाहिए। उन लोगों को भी वोट तब कास्ट करना चाहिए जब उनकी वो डिमांड्स कंप्लीट हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अभी हमारे पास जैसे कोई भी आदमी कैंडिडेट आता है तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने इलाके के बारे में,
इलाके की समस्याओं के बारे में, इलाके के लोगों के बारे में, इलाके के कल्चर के बारे में वो पूरा अंडरस्टैंड करें। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, और जो मालिक है जिसका काम कुछ और है वो उस पर मज़े लेना शुरू कर देता है। अब ये उनके दिमाग को भटकाने वाली चीज़ है। कोई आदमी जाति पाति के ऊपर बात करना शुरू कर देगा, कोई आदमी धर्म के ऊपर बात करना शुरू कर देगा, लेकिन वो असली मुद्दों की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए मैं आपको धर्मशाला की एग्जाम्पल देता हूँ। अब धर्मशाला में अगर आप देखें तो हमारी प्रॉब्लम क्या, हम क्या सुनना चाहेंगे एज ए मालिक, मेरे को क्या सुनना है। धर्मशाला में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे कंजेशन बहुत है, दिन ब दिन ये कंजेशन बढ़ रही है, और अब इस कंजेशन के बारे में कोई अगर बात नहीं करता है तो वो आदमी सीरियस नहीं है। कंजेशन का मतलब ये नहीं कि वो कंजेशन की हमें कोई कहानी सुना देगा। अब धर्मशाला के केस में ये जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा ये सारी की सारी स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी हैं। पैसा है, स्कीम सैंक्शन है, लोगों की ज़रूरत है, लोग तड़प रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेज के ऊपर इन नेताओं को सुनेंगे तो ये कुछ और बात कर रहे हैं। फिर धर्मशाला के लोगों की ज़रूरत है कि यहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था लीक कर रही है, सीवरेज कई लोग कनेक्टेड नहीं है, सीवरेज पर हमारे पास नहीं है। तीसरा, हमारे पास पीने का पानी जो है अगर आप देखेंगे तो धर्मशाला में भी बहुत सारी पीने की पानी की पाइपें नालियों में जा रही हैं, जिसमें गंद भी जा रहा है, सीवर भी जा रहा है, उसमें किचन का वेस्ट भी जा रहा है। अब कोई दुनिया की ऐसी पाइप नहीं बनी जो सीपेज जिसमें ना हो, तो इसका मतलब कुछ गंद तो हम भी पी रहे हैं। स्मार्ट सिटी में इसका भी प्रावधान है 24/7 पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, या आप कहीं से भी पानी लें उसको पी लें। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे पास पार्किंग नहीं। अब ये जो समस्या है इसमें हमारे को 3-4 चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी गाड़ियाँ कम हों। अब गाड़ियाँ कैसे कम होंगी? वो गाड़ियाँ हमारी कम होंगी जब हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। मैं अपने काम के लिए अगर आता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी क्यों लेके आऊँगा? वो कॉस्टली भी है, टेंशन भी है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मेरे को कार का कंफर्ट अगर मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिलता है तो मेरे को वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी तो लोग अपनी कारें जो हैं वो अपना कॉस्टली जो है उसको नहीं यूज़ करेंगे। अब उसमें अगर कारें जितनी यूज़ करेंगे तो उसमें हर जगह को चिन्हित करके आपको पार्किंग देनी पड़ेगी। पार्किंग की समस्या नहीं है, लेकिन आपको कोई मिलेगा नहीं जो पार्किंग की बात करे। धर्मशाला एक टूरिज़्म शहर है। यहाँ पे टूरिज़्म शहर होने के नाते यहाँ पे हमारा जो कोतवाली बाज़ार का रीडेवलपमेंट है, मैक्लोडगंज में अगर आप चले जाएं, आप धर्मकोट में आप चले जाओ, भागसूनाग में आप चले जाओ, आप देखिए कि वहाँ पे व्यवस्था कितनी लचर है ना। वहाँ पे हमारा टूरिस्ट जो है वो खुश होके नहीं जाता, लेकिन वो उदास होके जाता है। इसके साथ हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास कूड़ा बिखरा हुआ है, हमारे पास कूड़ा कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं। तो अब हम देखेंगे कि ये नागरिक जो हैं उनको इन प्रॉब्लम के बारे में जानना, उनको ये नहीं देखना कि उनको जो फालतू की बातें क्या कर रहे हैं, आपस में उनकी क्या लेन देन है, कौन सी पार्टी में चला गया। अब ये हमारा जो मेन एजेंडा है कि हमारे पास इस किस्म के मुद्दों को आप चुनें। अब अगर ये तो रूरल अर्बन के मुद्दे होंगे, रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके देखें तो पीछे हमने एक केस स्टडी किया था, उसमें हमारे स्वयं सहायता समूह 250 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों से मैं पर्सनली मिला था। एक भी महिला को, एक भी ग्रुप की महिला को ये नहीं पता था कि उनका ग्रुप कौन सी स्कीम में बनाया गया है। उनको ये नहीं पता था कि उनकी गरीबी हटाने के लिए ये स्वयं सहायता समूह बनाए गए। बेसिक चीज़ ही एक्नॉलेज नहीं हो रही है, नॉलेज नहीं। तो अब वो हमको ये बताए कि स्वयं सहायता समूह बना के लोगों की गरीबी कैसे दूर करेंगे। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी, मेरे को जो 700-800 किसानों के साथ मैंने मीटिंग किया था, एक भी एग्रीकल्चर ऑफिसर अभी तक फील्ड में नहीं गया। अब एमएलए को जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसको बताने की ज़रूरत है कि वो कैसे इंश्योर करेगा। 70% लोग जो हैं, 60-70% लोग खेती छोड़ चुके हैं, बंदरों की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से, पालतू आवारा पशुओं की वजह से। अब वो लोग जो हैं, अब उनके लिए खेती बाड़ी के लिए जो एक सोर्स ऑफ इनकम था वो कैसे सुनिश्चित कराएंगे।
लोगों की कूलें टूटी हुई हैं। इवन आपको फ्लड यहाँ पे आया था, तब से लेके आज तक वो कूलें रिपेयर नहीं हुई, तो एमएलएस क्या कर रहे थे? तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे को लोगों को अपना मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को मैनिफेस्टो के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। आप सुनिए कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। सर, गुड लीडरशिप, गुड ब्यूरोक्रेसी और नागरिकों का उसमें क्या योगदान रहा है? आप काफ़ी संबंध रखते हैं इन चीज़ों से, बेशक आप राजनीति में नहीं थे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ आपकी तालमेल रही है, काफ़ी टाइम आपने काम किया है। तो नागरिक का क्या रोल होना चाहिए? हाउ कुड ए कॉमन मैन कुड असर्ट और इम्प्लीमेंट समथिंग सो दैट हिज रूलर और ब्यूरोक्रेट्स में डू सम वर्क? देखिए, इसमें नागरिक का, जैसे अभी हमने पहले शुरुआत की कि नागरिक तो मालिक है, लेकिन मालिक कमज़ोर इसलिए है कि वो लोग इकट्ठे नहीं हैं। यहाँ पे हमारा सिविल सोसाइटी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो 100% लोग आके काम नहीं करते। उसमें कुछ लीडर्स जो हैं, सिटी लीडर्स हैं या टाउन लीडर्स हैं, या जिन आदमियों को शहर के बारे में शौक़ है या उसको इंटरेस्ट है, वो लोगों को अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा एमएलए है या हमारा जो एमपी है, उसका चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ हम करते हैं तो ये अब इसको सुनिश्चित करने वाली बात है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एमएलए और एमपी है, अगर यही हम ढंग का चुन लेंगे या ठीक आदमी को चुनेंगे, तो ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ये हर स्कीम की गाइडलाइन में दिया हुआ है। जैसे स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन में था कि लोग बताएंगे कि उनकी स्मार्ट सिटी कैसे होनी चाहिए। इसमें दिया गया है कि जब स्मार्ट सिटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो सिटी एडवाइजरी फोरम होगा, जो भी चीज़ बननी है उसका नक्शा पहले लोग देखेंगे, उसके बाद सुझाव देंगे, तब फाइनल होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप नागरिकों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उसमें फिर आपका करप्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं। अब आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज देख रहे हैं, ये सड़क पे जो नाली खुदी हुई है, ये तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी हम देखेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम इसके सामने खड़े होकर सोचें, ना तो ये यूटिलिटी डक्ट है, ना ये नाली है, ना ये फुटपाथ है, अब इसका होगा क्या? अब इसका जब पैसा वेस्ट हो रहा है, ये कहाँ पे जाएगा? सिमिलरली हमारा जो एचआरटीसी की बसेस हमने जो दे दी थी, अपनी जो सिटी बस सर्विस वाली, तो हमने सिटी बस सर्विस खो दी। तो पहला चीज़ तो नागरिकों का नॉलेज, दूसरा उनका संगठित होना आपस में, और तीसरा उनको अपनी आवाज़ को उठाना, अपने डर को ख़त्म करना। बिकॉज अभी हमारे पास अंग्रेज़ों का राज नहीं है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है। वी शुड नॉट बी स्केयर्ड। सर, एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आपने कई सफल और असफल उम्मीदवारों को देखा है। आपके अकॉर्डिंग लोगों को क्या पर्सपेक्टिव देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट दे शुड सेलेक्ट दियर उम्मीदवार? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो आप किस तरीके से अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे? व्हाट इश्यूज़ विल यू सी हिम एंड व्हाट विल यू डिमांड टू हिम? देखिए, इश्यूज़ तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला, जैसे धर्मशाला का एग्जांपल लें, ऐसे हर शहर का पेक्यूलियर होता है। हमारा सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट होती हैं। आज हमको जब ये बाई इलेक्शन हो रहा है, तो पहला क्राइटेरिया तो सिटीजन्स को ये सोचना है कि जो कैंडिडेट आए हैं, और उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़े हुए थे, जिनके यहाँ पे होते होते, चाहे वो कॉरपोरेशन में थे चाहे वो गवर्नमेंट में थे, उनके होते होते प्रोजेक्ट फेल हुआ है। तो उनकी भूमिका उसमें क्या रही? लैक ऑफ विजन। और हाँ, वो उनके सामने ये प्रोजेक्ट कैसे फेल हुआ, पहले तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। उसके बाद दूसरा रिप्लाई उनको देना चाहिए कि अभी पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे गलती हो गई, भी हमने इसको प्रोजेक्ट को फेल कर दिया, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से कंप्रोमाइज़ किया। अब माफ़ी मांगने के बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब वो बताएं कि आगे जो हमारा एचआरटीसी को पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो वापस कैसे लेके आएंगे। आपका जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पैसा ट्रांसफ़र हुआ वापस कैसे लेके आएंगे। स्मार्ट सिटी में जो लोगों की स्मार्टनेस के ऊपर पैसा खर्च होना था और इन्होंने अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर बनाने के लिए पैसा खर्च किया, वो वापस कैसे आएगा? क्योंकि अगर ये पैसा वापस नहीं आएगा तो आप स्मार्टनेस को खो देंगे ना, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को खो देंगे। अब इनको हम स्मार्ट सिटी को तबाह करने के लिए थोड़ी चुनेंगे। तो अब यहाँ पे हर सिटी में इस किस्म के मुद्दे होते हैं। अब यहाँ पे तो एक ही जो मापदंड हमारे पास है, इनके पास कितना नॉलेज है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना रहा,
क्या वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं जो इन्होंने फेल किया है, और तीसरा इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हर सिटीज़न, हर एरिया के लोग जो हैं उनको इसी तरीके से करना चाहिए। एक शिवांशु जी, मैं फोर्सफुली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लोगों को लिहाज नहीं करना चाहिए। जो सिटीज़न है उसमें भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा कैंडिडेट गलत भी कर रहा था तब भी उसके साथ चलूँगा। मेरे बच्चों का ख्याल मेरे को करना है, फ्यूचर जनरेशन का ख्याल मेरे को करना है, मेरे को क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करनी है, प्रदेश की बात करनी है, देश की बात करनी है। सिर्फ हम लोग ये सोचें कि हम किसी आदमी को पैसे कमाने के लिए एक लाइसेंस नहीं दे रहे हैं सर्टिफिकेट इलेक्शन के माध्यम से कि भाई साहब आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया, अब आप मज़े करो, 5 साल के बाद दोबारा फिर मिलेंगे। ये हमारे को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। वी हैव टू बी वेरी वेरी इम्पार्शियल। अच्छा सर, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उम्मीदवार, इनकी योग्यता किस तरह होनी चाहिए? मतलब हमें उच्च योग्यता वाले ही कैंडिडेट्स चाहिए या लेस, मतलब अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, विजन्स एंड मैनी थिंग्स को कंक्लूड करके इसमें? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें कोई इनके कैंडिडेट की हमारी क्वालिफ़िकेशन तय नहीं है, वो ठीक है। कैंडिडेट के लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और क्वालिफ़िकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि क्वालिफ़िकेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी है ना यहाँ पे, उनको पूरा चयन किया जाता है और इन लोगों की डिस्पोजल के ऊपर है। आज अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई एमएलए अगर अनपढ़ भी आ गया, लेकिन उसको समझ होनी ज़रूरी है, उसके पास विज़न होना ज़रूरी है, उसके पास विज़न पब्लिक इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, उसके पास पब्लिक से मिलने का शौक़ होना ज़रूरी है, उसमें ईमानदारी होना ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, चीज़ों का सवाल है, वो इनके पास ब्यूरोक्रेसी, पूरा एम्प्लॉयज़ की पूरी फ़ौज है जिससे ये काम ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, लेकिन ये है कि उसमें बेसिक क्वालिटीज़ ज़रूरी है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा। आजकल जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, इसमें धर्म, जाति, समुदाय को बहुत कनेक्ट करते हैं लोग। हाउ डू यू सी इट? और क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जिस सेंचुरी हम ले रहे हैं और जब हमारे देश की 60% जो यंग जनरेशन है वोट कास्ट करती है और गवर्नमेंट चुनती है, तो ये धर्म, निरपेक्षता और इन सब चीज़ों का अब टाइम अप हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए? इसमें देखिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए। धर्म जो है वो हमने बचपन में भी सुना है, हमारे धर्मशास्त्र भी ऐसा बोलते हैं, ये बड़ी पर्सनल व्यवस्था है। धर्म जो है एक बड़ा पर्सनल चीज़ है, उसको कोई भी आदमी अगर धर्म का नाम भी लेता है कैंपेन में, उसको आउटराइटली बिना सोचे समझे वहीं पे रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी धर्म के नाम के ऊपर आपको बहका रहा है और आपका वोट लेना चाह रहा है। और थोड़ा सा इसमें आप ये भी समझें, जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं 9 स्टेट्स में इलेक्शन ऑब्जर्वर भी रहा हूँ, पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं आसाम में था, हमने ये देखा कि बेसिकली हमारा जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भगवान के उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, इन चीज़ों पे बड़ा विश्वास करते हैं। तो इसमें उनको भी ये समझने की ज़रूरत है, और मेरा आपका रोल ये है उनको बताने के लिए कि हमारे पास अगर कोई कैंडिडेट मंदिर बना देता है तो मैं नौकरी की एप्लीकेशन मंदिर में जाके थोड़ी दूंगा। नौकरी की एप्लीकेशन तो उनको कहीं ना कोई सिचुएशन जनरेट करनी पड़ेगी। बट डू यू सी सर कि आजकल जो हमारा यूथ है, खासकर मैं बेसिकली यूथ की बात, वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो रहा है, चाहे वो इस प्रदेश का हो, चाहे अन्य प्रदेशों का, देश के अंदर, वो मतलब रिलीजियस कंटेंट से बहुत कनेक्ट करता है। आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट देम एनी देयर सेंटिमेंट्स, बट क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है, और क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि नाउ वी हैव टू मूव ऑन इट टू, मतलब अब इश्यूज़, जॉब्स और इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेरे को देखिए, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या मेरा एजुकेशन है, या मेरा इनकम है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी कितना आ रहा है, टूरिज़्म कितना बढ़ रहा है। अब आप देखें कि अगर हम स्किल डेवलपमेंट कितनी हो रही है हमारे लोगों की, एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना बढ़ रहा है, रिसर्च कितनी हो रही है। अब ये चीज़ें जो है मेन फोकस हमारा होना चाहिए। हमारा जो है जाति का नाम अगर कोई लेता है ना, जाति का नाम अगर हम बात करें कि जाति के हम जातियों को अगर हमने सर्वे करना है, तो वो सर्वे उतने तक तो सीमित है जो हमारा सेंसस होता है। लेकिन अगर ओवर एम्फेसिस जातियों के ऊपर होता है, कई बार आप सुनते हैं कि फलानी जाति के लोग उधर वोट डालेंगे, या कम्युनिटी की बात करते हैं, या रिलीजन की बात करते हैं, मेरे मुताबिक, और आने वाले समय में ऐसा होगा भी,
कि इन लोगों को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए विदाउट एनी डिस्कशन, उसके आगे कोई डिस्कशन होना नहीं चाहिए। हमारा फोकस जो है वो हमारे अपनी एजेंडा पे है। टूर पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.